हाँ, तो विकास, तुम्हारा क्वेश्चन था कि इन आउटलायर को किसी सिनेरियो में यूज कर सकते कि नहीं कर सकते। नहीं कर सकते जी यार। हाँ। नहीं कर सकते। लेकिन अगर बहुत सारे आउटलायर हैं वो तो यूजफुल कर नहीं सकते होगा। हैं। हैं? जी। जी जी, बताइए। अ, हाँ, जैसे कि अगर कुछ आउटलायर्स मुझे मिल गए दोनों तरफ से, हम्म। पांच छह इधर मिल गए, पांच छह इधर मिल गए, तो वो हम्म। यूजफुल नहीं होगा। उससे हम क्या प्रिडिक्ट करेंगे? अगर करोड़ों में या लाखों में या हजारों में रहते हैं ऐसे सैंपल्स आउटलायर्स होते हैं तो हम जरूर उस पर कुछ ना कुछ एनालिसिस कर पाते, लेकिन हम इस तरह अच्छा तो नहीं कर अच्छा। पाएंगे। ठीक है। तो ऐसे आउटलायर को कोई यूज नहीं होता है। ठीक है। ओके। इस ग्राफ के को देख के तुमसे दिखा के तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इस ग्राफ को देख के इसका पहले तो नाम बताओ क्या। तो इसको कहते हैं बेल शेप डायग्राम। बेल शेप डायग्राम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये होगा कि अच्छा, मीन, मीडियन, मोड यानी कि ट्रिपल एम कहाँ होगा। तो तुम्हें बताना है सर सेंटर में, बिल्कुल जहां पे हमारा मीन होता है। ठीक है। पूछेगा तीसरा क्वेश्चन कि डेटा में और तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तुम बोलोगे कि सर हमें स्टैंडर्ड एविएशन दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट स्टैंडर्ड एविएशन जिसको फर्स्ट सिग्मा कहते हैं, ये सेकंड स्टैंडर्ड एविएशन और ये थर्ड स्टैंडर्ड एविएशन। आखिरी क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसमें कुछ आउटलायर होगा। तो तुम बोलोगे कि सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसको अप्रोक्सीमेट जब इसका परसेंटेज डिफाइन किया जा रहा था तो अप्रोक्स बताया गया था। तो तुम 34 या 33 भी बोलोगे ना इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें लास्ट में सिर्फ अप्रोक्स लगा देना है। ठीक है। क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना, ये एक ऑब्जर्वेशन है। एक होता है ना, रिसर्च पेपर रिलीज हो गया और सब उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन वो वेरी कर सकते हैं डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब इसको नॉर्मल ग्राफ भी कहते हैं, बेल शेप के अलावा इसका नाम है नॉर्मल ग्राफ। नॉर्मल ग्राफ। इस ग्राफ का सिर्फ एक ही यूज है, हमारे डेटा के डिस्ट्रीब्यूशन को समझना, दैट्स इट। ठीक है। कि हमारा डेटा कैसे फैला हुआ है इस एक्सिस पे। ठीक है। और इस एक्सिस पे, दोनों को मिला के एक एक्सिस बना है, मतलब दो एक्सिस बने, क्वाड्रेंट बना है। तो तुम्हें इस एक्सिस को देख के बताना है कि अब वो डिपेंड करेगा कि उस समय उसने क्या रखा है, इधर क्या रखा है। इधर अगर एज रख देगा तो तुम्हें एज के ऊपर बताना पड़ेगा, इधर की तरफ तो उनकी सैलरी रखी होगी तो तुम्हें सैलरी के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको समझ में आएगा। अगर कोई बंदा कम एज का है, अब मान लो इधर एज होगा तो यहाँ पे 0 होगा, 5 होगा, 10 होगा, ऐसे ही तो कुछ एज ग्रुप होगा। ठीक है। यहाँ पे 60 होगा, 60 के ऊपर के लोग होंगे। तो देखो एक एज ग्रुप होता है। जब हम स्टार्ट में जॉब कर रहे होते या पैदा हुए रहते तो हमारी इनकम क्या होती है, पापा 2 रुपए दे दो, 3 रुपए दे दो। बहुत गरीब रहते हैं, इसीलिए हमारी इनकम बड़ी नीचे है। देखो थोड़ा और बड़े होते हैं, स्कूल में जाके हम ट्यूशन पढ़ाने लग जाते हैं तो पैसा मिलता है उस समय। ठीक है। 800 रुपये जैसे मेरी इनकम थी, तो मैं पहला ट्यूशन मेरा 800 रुपये का था। तो ऐसा ही था सीन। तो उस समय मैं थोड़ा सा कमाने लग गया था, है ना। फिर मैं आ गया इधर नोएडा की तरफ, दिल्ली की तरफ आ गया, नोएडा की तरफ आ गया sorry। तो मेरी इनकम बढ़ी। ठीक है। अब मैं, जब मैं 40 या 45 साल का हो जाऊंगा तो मेरी जो सैलरी रहेगी ना इसी हिसाब से पीक पे होगी। और जैसे ही जैसे मेरी एज कम होगी वैसे ही वैसे मेरी सैलरी कम होती जाएगी, क्योंकि मैं एफिशिएंट नहीं रह जाऊंगा। हाँ, डायरेक्टर लेवल पे पहुंच गया तो बात अलग है। लेकिन अगर उसी पोजीशन पे रहा तो मैं उसी पोजीशन पे तो एक ही तरह की सैलरी उठाऊंगा, वो बढ़ती जाएगी और फिर कम होती जाएगी, क्योंकि मैं उतना एफिशिएंट अब नहीं बचा। और लास्ट में मेरी सैलरी, मतलब पैसे खत्म हो जाएंगे और एक दिन मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा तो मेरी इनकम जीरो हो जाएगी सैलरी से। तो सैलरी खत्म, क्योंकि एक समय बंदा रिटायर हो जाता है, वो 60 की एज में हो जाता है, 65 की एज में हो जाता है, वो डिपेंड कर रहा है पूरी तरीके से। ठीक है। तो ये देखो हमारा ग्राफ हर चीज को बता सकता है कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। ठीक है। समझ में आ रहा है ग्राफ यार गाइस? हाँ जी सर। चलो। यस सर। और भी ग्राफ है हमारे पास जिसको लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है। लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। लेट्स गो टू इमेज। या
दिस वन, कैन सी दिस, इसमें देखो पॉइंट करके दिखा दिया गया, दिस इज नॉर्मल बेल शेप डायग्राम। देखो नॉर्मल कर्व है ना, नॉर्मल कर्व नॉर्मल डायग्राम या बेल शेप डायग्राम भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये देखो ये लेफ्ट स्क्यूड है और ये राइट स्क्यूड है। लेफ्ट स्क्यूड का क्या मतलब होता है, देखो लेफ्ट, अगर तुम पीसी की तरफ चेहरा करके बैठोगे तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ दिस इज दैट लेफ्ट पोर्शन एंड दिस इज राइट पोर्शन। लेफ्ट साइड की तरफ स्क्रू की तरह होता है, जो स्क्रू ड्राइवर होता है ना उसकी तरह होता है, तो दिस इज कॉल्ड लेफ्ट स्क्यूड। ओके, अच्छा तुम लोगों को मीन मीडियन मोड मैंने बेल शेप डायग्राम में बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि कैसे आता है ये, है ना। तो थोड़ा एक बार फिर से इसको देख लो, मैं नहीं चाहता आधा अधूरा रह जाइए, है ना। देखो वन सेक, get that picture। मेरी यार एक ड्राइव का अपलोडिंग चल रही है, हाँ इसमें थोड़ा इंटरनेट स्लो हो रहा है, ठीक है। और राइट, तो ये मैंने यहाँ पे बोला मीन, मीडियन एंड दिस इज मोड। दिस वन इज मीन, ओके, मीन, ठीक है। मीन देखो अगर डेटा इधर की तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जाहिर सी बात है मीन तो हमारा सेंटर में ही आएगा, ठीक है। अब मोड की बात, मीडियन की बात करते हैं, तो मीडियन क्या कहता है, अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूं, सॉरी लाइन रेडी हो गई, अगर मैं यहां से एक लाइन खींच दूं सीधी, तो इस लाइन से इधर की तरफ और इधर की तरफ इक्वल नंबर ऑफ पर्सन होंगे। देखो इन सबको जोड़ो, एक इक्वल नंबर आएगा जो इसके बराबर होगा, देखो जोड़ के। तो ये हमारा जो है, ये हमारा मीडियन इसी सेंटर को बनाया जाएगा, क्योंकि हमारा मीडियन क्या करता है, हमारे डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। मोड, मोड कहता है मोस्ट अकरिंग वैल्यू। अब ये जो बेल शेप डायग्राम में ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, ये फ्रीक्वेंसी को ही तो बता रहा है, अचानक से डेंसिटी बढ़ रही है किसी एरिया में, तो सबसे ज्यादा हाइट जो इस डेटा पॉइंट पे वैल्यू होगी वही तो सबसे ज्यादा बार आएगा, रिपीट करेगा, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा अकरेंस है, इसीलिए मीडियन मोड भी यहीं पे आता है, ठीक है। मीडियन हमारे डेटा को दो पार्ट में तोड़ता है, मोड हमारे डेटा का हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू जहां पे लाई करेगी वो मीन पे ही लाई करेगा, क्योंकि मीन पे ही सबसे ज्यादा पीक है और ये फ्रीक्वेंसी को ही दिखा रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑल इन ऑल मीन मीडियन मोड बेल शेप डायग्राम में सब सेंटर पे होता है, बिल्कुल बीचों बीच लाइन, मतलब ग्राफ के बीचों बीच होता है, ठीक है। तो ट्रिपल एम यही लाई करता है, ओके। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस ग्राफ में देख के तुम कंफ्यूज होते, इसलिए वो ग्राफ कहाँ गई, ये ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे देखो हमारे डेटा को। अब मान लो कि कोई ऐसा डेटा है जिसमें ऐसा पिक्चर बन रहा है, इधर की तरफ कम लोग हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारा डेटा बढ़ते जा रहा है, और एक समय ऐसा रहा जब बहुत ज्यादा पीक पे चला जा रहा है और फिर अचानक से शार्पन डाउन हो जा रहा है, गिर जा रहा है, कोविड के मरीज की तरह। जो कोविन की वेबसाइट थी उस पे हमारा ग्राफ ऐसे होके ऐसे गिरता था, फिर अचानक से ऐसे उठने लगता था, फिर गिर जाता था, ठीक है। तीन वेबसाइट है ना, ऐसे ही थे वेब्स, ठीक है। तो हमारा डेटा अगर ऐसे है तो यहाँ पे मीन जो है वो सबसे पहले आएगा लेफ्ट स्क्यूड में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ स्क्रू स्क्रू ड्राइवर की तरह शेप है, इसीलिए लेफ्ट स्क्यूड इसको कह रहे हैं, ठीक है। इसको राइट स्क्यूड कहते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है नेगेटिव स्क्यूड और पॉजिटिव स्क्यूड। इसमें देखो नेगेटिव स्क्यूड में जो हमारा मीन होता है वो सबसे पहले होता है, ठीक है, मतलब पूरे डेटा का सेंटर पॉइंट मीन, मीन सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। हमारा मीडियन, अब क्योंकि इधर आबादी ही तो होगी, सैंपल ही तो होंगे, उस सैंपल को दिखाने के लिए ही तो इस लाइन का इस्तेमाल किया गया, तो इधर जितने लोग होंगे इस लाइन से, इस लाइन के उधर भी उतने ही लोग होंगे, दिस इज कॉल्ड मीडियन। और मोड, मोस्ट अकरिंग वैल्यू इसी पॉइंट पे होगा, इसीलिए मोड हमारा सबसे टॉप पे आता है, जो सबसे पीक पॉइंट होता है किसी भी ग्राफ में, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, इसी का जस्ट उल्टा, मिरर इमेज, अगर बीच में शीशा रखोगे तो ये दोनों एक दूसरे की तरह दिखेंगे, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव स्क्यूड कहते हैं। और नॉर्मल ग्राफ मैंने आपको बताया, अगर ऐसे ही ग्राफ है और मैंने बोला ना सब एज ग्रुप में पांच पांच लोगों को ही लिया गया है सैंपल की तरफ कोविड के मरीज का, तो ये हमारा नॉर्मल ग्राफ है, ठीक है। यूनिफॉर्म नहीं बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, वैसे यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, लेकिन फिजिक्स थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है यूनिफॉर्म और एक्सेलरेटेड में, ठीक है। इसीलिए हम इसको यूनिफॉर्म नहीं बोल रहे, कांस्टेंट बोल रहे हैं, दिस इज अ कांस्टेंट लाइन, ये बढ़ नहीं रही है,
पैरेलल है, मतलब थ्रू आउट इक्वल नंबर ऑफ पर्सन है पूरे ग्राफ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मीन यहाँ होगा, ठीक है, मीडियन यहाँ होगा, लेकिन मोड का नहीं पता, मोड कहीं पे भी हो सकता है, दिख रहा है, क्योंकि लाइन फ्लैट है, कोई पीक पॉइंट नहीं है ना। कोई कुछ कह रहा था क्या, मैं नहीं सुन पाया, बताओ। हेलो, कोई है तो बताओ, क्या पूछ रहे थे, बताओ। हाँ सर, एक क्वेश्चन हमारा, हाँ बोलो। ये इसमें जो हमारे आउटलायर वो कहाँ पे बिलोंग करेगा? आउटलायर कहाँ पे बिलोंग करेगा? दोनों में। देखो यहाँ पे आउटलायर जैसे यहाँ पे बनाया नहीं गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आउटलायर निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है IQR। पहले हम IQR निकालते हैं, फिर उसकी मदद से हम मतलब क्वांटाइल निकालते हैं, IQR निकालते हैं, दो चीजें निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक फॉर्मूला पे इसको रखते हैं, ठीक है, जिसको लेफ्ट सॉरी मीन ट्रेंड कहते हैं। और मीन ट्रेंड का फॉर्मूला होता है 1.5, IQR को कहते हैं Q1 सॉरी Q3 माइनस Q1। अब ये क्या है उसको समझते हैं, तो उससे पहले इसको समझना पड़ेगा कि क्वांटाइल्स क्या होता है। तो अगर हम अपने डेटा को ऑन द बेसिस ऑफ डेटा पॉइंट, जैसे ये एक लाइन है, सिंपल बना रहा हूं, ज्यादा टफ नहीं। 1, ये 1 है, ये भी एक डेटा पॉइंट है 1, ये भी एक डेटा पॉइंट है 1, ये भी एक डेटा पॉइंट है 1, 1 1 1 1। ये एक एक लोग हैं जो कुछ कुछ दूरी पे खड़े हैं, ऐसा मैं बताना चाह रहा हूँ इस लाइन से, ठीक है। ये एक बंदा है, ये एक बंदा है, सब इक्वल डिस्टेंस पे खड़े। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कुछ और डेटा पॉइंट्स बनाने को मुझे यार, एक और यहाँ पे आ गया, कितने हो गए, यहाँ पे भी डेटा पॉइंट है, 3 3 6 3 9, और इधर भी 3 लोग हैं, ठीक है। मेरा माउस थोड़ा सा आउट ऑफ द टेबल जा रहा है, तो 3 लोग हैं। तो इसको हम बोलेंगे Q1, जहां से हमारे डेटा को, ये 3 लोग थे, इनको अलग बांट दिए, 3 लोग अलग बांट दिया, और एक डेटा पॉइंट खुद ही मीन बन गया, सॉरी मीडियन बन गया। तो इतने इतने पॉइंट का जो मीडियन बना है, वो हमारा Q1 होता है। इस डेटा को क्या करते हैं, ये 4 पार्ट में तोड़ता है, लेकिन 3 लाइन की मदद से। वो पहला लाइन है Q1, दूसरा लाइन है Q2, और तीसरा लाइन है Q3। जब तुम ज्यादा पढ़ोगे इसके बारे में तो तुम्हें पता चलेगा कि ये जो Q1 Q2 Q3, जिसको हम क्वांटाइल्स कहते हैं, 3 ही निकलते हैं हमेशा, इससे ज्यादा नहीं निकलते हैं। क्वांटाइल्स जिसको हम कह रहे हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि मीडियन है फिर से। तो तुम बोलोगे कि सर मीडियन का मतलब होता है कि हमारा जितने डेटा में सैंपल हैं, जितना सैंपल है हमारा, उसको 2 पार्ट में तोड़ना। मैं कह रहा हूं कि बात सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन क्वांटाइल्स क्या कहता है कि हम भी डेटा को वही फॉर्मूला लगा कर तोड़ते हैं, हम भी वही काम करते हैं, लेकिन हम डेटा को 4 पार्ट में तोड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा पॉइंट्स। देखो सब क्वाड्रेंट में 3 3 सैंपल्स आए हुए हैं, समझ में आ रहा है। तो इसको Q1 Q2 Q3 कहते हैं, और इसी को कहते हैं क्वांटाइल्स। और ये क्वांटाइल्स निकालने के लिए स्टैटिस्टिक के अंदर हमारा ऑलरेडी एक मेथड दिया गया है जो ये कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो हम क्वांटाइल्स निकालते हैं Q1 Q2 Q3। ये और कुछ नहीं बल्कि नंबर्स होते हैं, ये तीनों के तीनों नंबर्स होते हैं, मैं निकाल के दिखाऊंगा कल के सेशन में। और ये है Q3 माइनस Q1, इसको कहते हैं IQR। IQR का फुल फॉर्म होता है इंटर क्वांटाइल रेंज, मतलब एक क्वांटाइल से दूसरे क्वांटाइल के बीच की दूरी को इंटर क्वांटाइल रेंज कहते हैं, इंटर क्वांटाइल रेंज,
ठीक है, ऑल राइट। अब मीन ट्रेंड की बात करते हैं। तो जब ये IQR निकल के आता है ना, तो हम एक फॉर्मूला पे इसको रखते हैं, और उस फॉर्मूला में हम क्या करते हैं उसको देखो। तो हम, जैसे हमें इधर की तरफ का आउटलायर निकलना है, तो इसको मीन साइड कहते हैं, मिनिमम साइड, और इसको मैक्सिमम साइड कहते हैं। क्यों मिनिमम और मैक्सिमम साइड कहते हैं वो भी समझ लो। अगर कोई भी ये एक्सिस है जो इस तरह से बना हुआ है, एक्स वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट की हेल्प से बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग देना स्टार्ट करूं, लेट से एज ग्रुप का ही नंबर दे रहा हूं, तो 0 1 2 3 4, ये जितने डेटा पॉइंट्स इनकी एज बढ़ते जा रही है, तो आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है ना, तो मतलब इधर की तरफ हमारा डेटा बढ़ते जा रहा है, नंबर बढ़ते जा रहा है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू तो सबसे ज्यादा इसी एंड पे आएगी हमारे, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू हमारे इस एंड पे आएगी, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगी। तो इसको मीन कहते हैं और इसको मैक्स कहते हैं। अब ट्रेंड की बात करते हैं, इसमें ट्रेंड जोड़ रहा हूं दोनों में। ट्रेंड का मतलब है कि अगर कोई डेटा हमारे पास है, अब देखो इंसान अभी पैदा हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मैं -1 साल पहले पैदा हो गया था, ये नहीं कह सकता। तो कोई डेटा अगर इस ये कहता है कि मैं -1 साल का हूं, तो ये हमारा आउटलायर है, तो ये तो समझने वाली बात है, इसके लिए मैथमेटिक्स नहीं लगानी। लेकिन कुछ डेटा पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मैथमेटिक लगा के ही समझे जाते हैं। अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा उसके। तो इस मेन ट्रेंड को सर निकालने के लिए, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा कंप्लीट हो जाने दो। यहाँ पे Q1 होगा। अब इस पूरे डेटा पॉइंट को 3 पार्ट में, सॉरी 4 पार्ट में फिर से तोड़ा जाएगा, Q1 Q2 Q3 की मदद से, ठीक है। तो ये Q1 को उठा के तुम्हें माइनस करना होता है मीन ट्रेंड निकालने के लिए Q3 माइनस Q1 से। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5 Q3 माइनस Q1 से, ये Q1 है, ठीक है। और ये Q1 में जाके क्या होता है, सॉरी ऐड हो जाता है, एक सेकंड गाइस, माइनस ही होता है, सॉरी माइनस होता है। तो ये नेगेटिव साइड में एक वैल्यू बताता है। उसके बाद अगर कोई डेटा आ रहा है नेगेटिव साइड में, उसके बाद कोई डेटा आ रहा है, तो उसको कहते हैं मीन ट्रेंड। उसके बाद के डेटा को हम फिल्टर करके निकाल देते हैं, उसको कहते हैं मिनिमम साइड के ट्रेंड। जो खराब करने वाले डेटा थे उसको हम हटा रहे हैं, मीन ट्रेंड को हटा रहे हैं। दूसरा मैक्स ट्रेंड होता है, मैक्स ट्रेंड। मैक्स ट्रेंड में कुछ नहीं होता, बस यहाँ पे Q3 आ जाता है, क्योंकि मैक्सिमम की साइड में Q3 है, तो Q3 प्लस 1.5 Q3 माइनस Q1 होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी एक नंबर आएगा, कुछ आगे बढ़ के यहाँ पे कोई नंबर आएगा, ठीक है, और वो नंबर हमारा होगा मैक्स ट्रेंड। इसके बाद कोई डेटा है तो उसको हम मैक्सिमम साइड का आउटलायर कहते हैं। कुछ पूछ रहे थे, पूछो। हाँ सर, इसमें जो सर आपने ये 1.5 से मल्टीप्लाई करवाया, ये क्या है? ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है जो मानी गई है मैथमेटिशियन के द्वारा, जब वो मीन ट्रेंड और मैक्स ट्रेंड को बता रहे थे। तुम चाहो तो इसको बदल सकते हो, लेकिन बदलना मत, क्योंकि ये ऑलरेडी बने बनाए हैं। अगर आप चाहते हो कि आप अपना अच्छा बनाओ थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो आप मान सकते हो, क्योंकि हर अच्छा। डेटा एनालिस्ट अपने हिसाब से सोचता है। कल मैंने इसके ऊपर एग्जांपल भी दिया था कि अगर एक लड़की को बोलूं कि नोएडा में रहने का एक लो कॉस्ट क्या होगा, तो उसका हिसाब से 30,000 होगा, और एक लड़का होगा वो कहीं पे भी सो जाता है, कहीं पे भी रह लेता है, तो 20,000 होगा। समझ रहे हो ये बात? तो थ्रेशोल्ड, अगर दोनों डेटा हाँ, एनालिटिक्स है तो दोनों अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, ठीक है। लेकिन तो एज अ डेटा मैक्सिमम साइड एनालिस्ट, पे। एज अ डेटा एनालिस्ट हमें एक ऐसे थ्रेशोल्ड वैल्यू के बारे में सोचना होता है जो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल हो, मेल और फीमेल दोनों के लिए। हर ओके। हर क्लास के लिए वो वैलिड हो। क्लास इसलिए कह रहा हूँ कि वो कुछ भी हो सकता है, सिर्फ मेल और फीमेल नहीं होगा। अगर व्हीकल की बात करें तो व्हीकल में हो सकता है कि भाई 7 से 8 लाख की गाड़ी ज्यादा बिकती है, तुम भले ही जाके जब फॉर्च्यूनर खरीद के ले आओ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। जो ऑन एन एवरेज बिक रही हो 7 से 8 लाख की गाड़ी बिक रही है, ऐसा एक डेटा एनालिस्ट अज्यूम करेगा, थ्रेशोल्ड बनाएगा। हाँ कुछ बोला तो बोलो। और सर, ये जो IQR है हमारा, हम्म। ये लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड के जब ये सिचुएशन जनरेट होगी तभी निकाला जाएगा? नहीं 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 नहीं, हम अपने पूरे डेटा को रख लेते हैं। मतलब अभी मैं करके दिखाऊंगा, कल दिखाऊंगा इसको। चलो आज ही देख लो ओके। क्या होता है।
मैक्स, पहले मैं शुरू से शुरू करता हूँ। पहले मैं एक डेटा बनाता हूँ, रैंडम डेटा। ठीक है, कैसे रैंडम डेटा बनता है? तो पाइथन में एक लाइब्रेरी है जिसको कहते हैं रैंडम। ठीक है, अब रैंडम जो है, इस लाइब्रेरी के बारे में पता है आप लोगों को ये क्या करता है? ऑनलाइन कोई है शेयर जो जानता है इसके बारे में? रैंडम वैल्यूज जनरेट करता है, जो भी हम रेंज देंगे उस रेंज मैंने में। तुम लोगों को एक कोड लिखा था, पाइथन की स्क्रिप्ट लिखी थी एटीएम की, उसमें बताया था कि ओटीपी कैसे जनरेट किया जाता है, याद है? जी सर, रैंडम से। हाँ, तो मैंने उसकी वीडियो पड़ी हुई है 5:30 वाले बैच में। तुम लोग के बैच में नहीं होगी, 3:30 वाले में, क्योंकि तुम लोग की बैच थोड़ी जल्दी खाली करनी पड़ गई थी। तो 5:30 वाले बैच में मैंने उस कोड को किया है। ठीक है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, देख लेंगे। तो कैसे ओटीपी जनरेट होता है उसको मैंने काम चलाओ कोड लिखा था। वैसे इंडस्ट्री में वैसे प्रोजेक्ट बनते नहीं है, मैं तो उसको जबरन बना के दिखाया था, क्योंकि मैं फुल स्टैक में नहीं था ना। लेकिन फुल स्टैक देखेंगे अभी, चलो खैर इसको देखते हैं। रैंडम क्या करता है? रैंडम हमारा एक नंबर जनरेट करता है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें एंड पॉइंट्स डिफाइन करने पड़ते हैं। एंड पॉइंट डिफाइन करने का मतलब देखो, रैंडम के अंदर एक रैंडेंट होता है, और रैंडेंट कहता है कि हमें दो वैल्यूज दो, एक मिनिमम वैल्यू दो और दूसरी मैक्सिमम वैल्यू दो। तो देखो, सबको ओटीपी आता है ना, जब तुम लोग बैंक से पैसा निकालने जाते हो तो ओटीपी आता है। अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि 4 डिजिट की स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, तो क्या बताओगे? बोलो। फोर्थ सेकंड क्लास में मुझे पढ़ाया गया था ये। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? 1000। और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? 999। टोटल में राइट। अब इन्हीं में से, इन्हीं रेंज में हमें एक नंबर बार बार जनरेट करके दिया जाएगा, 9564। फिर इसी कोड को चलाऊंगा तो देखो कुछ और आ रहा है, देख रहे हो? तो इसका रैंडेंट का काम यह है कि रैंडमली कोई भी वैल्यू जनरेट करना। ठीक है, ऑल राइट। इसकी मदद से मैं एक सैलरी बनाने जा रहा हूं। देखो, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यूएस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन मान लेते हैं कि हम सब अमेरिका में हैं और सब जॉब कर रहे हैं, है ना? तो सैलरी मैं बनाना चाहता हूँ। मैं मान के चलता हूँ 10 लोगों की सैलरी चाहिए। ठीक है, तो मैंने तुम लोग को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया था। यस सर। हाँ, तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हमें लिस्ट चाहिए था। मैंने तुम लोग को टपल कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन सब बताया था, याद है ना? यस सर। हाँ, तो अब मुझे तुम लोग बताओ कि कौन बताएगा कि इस कोड में क्या खराबी है? क्या खराबी है इस कोड में? बोलो। नालायक हो सब रुको के एक सब, मिनट। सब नालायक रेंज, हो। रेंज का हम्म, इस कोड में क्या खराबी है बताओ? रेंज का इशू है शायद। तो रेंज का इशू है कहाँ पे? चलो एक काम करते हैं, 10 लोगों की सैलरी जनरेट करनी है, नॉर्मल फॉर लूप से बनाते हैं। और वो रैंडमली जनरेट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे रैंडम डॉट रैंडेंट आता था, याद है? और जब इसको चलाओगे, प्रिंट लिखा ही नहीं, प्रिंट लिखने दो। जब इसको तुम चलाओगे प्रिंट के अंदर, तो ये 10 लोगों की सैलरी जनरेट कर देगा। देखो 10 नंबर रैंडम जनरेट किया ना इसने। ठीक है, देखो 5 लोग ये हो गए, सॉरी यहाँ तक 5 लोग हो गए ऊपर, ये 5 लोग हो गए, और ये 5 लोग और हो गए, 10 लोग। अब मैंने जो कोड में खराबी करी थी, मैंने इसको पहले लिखना था। देखो, मैंने बताया था तुम लोग को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कैसे फॉर लूप को कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने बोला था कि जो तुम रेंज लिख रहे थे उसको पहले लिख दो आई की जगह पे, और उसके बाद जो है यहाँ पे तुम्हें इतने पोर्शन को लिख देना होता था। सब भूल गए हो तुम लोग, क्या ही पढ़ोगे आगे बताओ? और फिर चलाओ,
ठीक है, सिंटेक्स एरर हो गया, क्या हुआ? अभी भी गलत है सर, 2 बार 4 है इसमें। अच्छा 2 बार 4 हो गया, सॉरी। और आई भी 2 बार हो गया है, इरेज नहीं किया था मैंने। ये ठीक है, चल गया। अब मैं इसको सैलरी को चला कर दिखाता हूँ। एक लिस्ट के अंदर आ गया, इस बार नई वैल्यू, हर बार नई वैल्यू आती है, देखो कुछ और वैल्यू आया, क्योंकि ये रैंडमली हर बार जनरेट करता है, ठीक है, रैंडम वैल्यूज। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं जानबूझ के आउटलायर डालने जा रहा हूँ कि तुम्हें बता पाओ कि आउटलायर होता क्या है बेसिकली, क्योंकि इसमें आउटलायर नहीं बना है। मुझे देख के पता चल गया, तुम लोगों को शायद चले ना चले, बट एनीवेज मैं इसी पे पहले तुम लोग को दिखाता हूँ कि IQR क्या करता है। ये पूरा का पूरा एक डेटा पॉइंट है सैलरी, ठीक है, अब नहीं बदलेगा ये। ठीक है, ये पूरा का पूरा सैलरी एक डेटा, मतलब 10 लोगों का डेटा है, 10 लोगों की सैलरी है। मैं इसमें चाहता हूँ कि आउटलायर निकालो, तो आउटलायर निकालने के लिए अभी क्या क्या मैंने बताया था, पहले हम क्वांटाइल्स निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे IQR, इंटर क्वांटाइल रेंज। IQR को कहते हैं इंटर क्वांटाइल रेंज। उसके बाद होता है मैक्स ट्रेंड, इसका फॉर्मूला होता है 1.5 सॉरी Q1 माइनस 1.5 इंटू Q3 माइनस Q1। यानी कि इन शॉर्ट बोले तो हम IQR को ही डाल रहे हैं, IQR होता है Q3 माइनस Q1। इसी को डालते हैं हम यहाँ ले जाके 1.5 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, IQR को ही। तो इतने को हम IQR ही तो कह रहे हैं, देखो ऊपर लिखा हुआ है। उसी तरह से हमारा मिन ट्रेंड आता है, सॉरी ये मिन ट्रेंड था यार, यही मिन ट्रेंड था, इसको मैक्स लिख दिया मिन ट्रेंड। अब इसी को मैक्स में कन्वर्ट करना है, इसी को मैक्स में मुझे कन्वर्ट करना है। तो मैं मैक्स में इसको कैसे कन्वर्ट करूंगा वो भी देख लो। मैं यहाँ पे लिखूंगा मैक्स ट्रेंड और यहाँ पे Q3 लिखूंगा और इसको प्लस में कन्वर्ट कर दूंगा, दैट्स इट, दिस इज माय मैक्स ट्रेंड। ठीक है, तो अब एक एक करके इसको समझते हैं। पहले हमें क्वांटाइल्स चाहिए, तो देखो क्वांटाइल्स में पैकिंग अनपैकिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा, इसको समझ लो सब। अगर मेरे पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट में 3 वैल्यूज हैं और मैं चाहता हूं कि इसको 3 अलग अलग वेरिएबल को दे दूं ये बातें, तो मैं ऐसे कर दूंगा, तो इसको कहते हैं अनपैकिंग। मतलब 1 2 3 पैक्ड था पहले, लेकिन अब क्या हो गया, अनपैक हो गया। देखो सबने एक एक वैल्यू ले लिए, ये मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, ठीक है। सर तो यही यहाँ पे यूज होने वाला है। हमारा पूरा का पूरा जो सैलरी है वो एक लिस्ट है, ठीक है, उसमें से हमें क्या निकालना है, क्वांटाइल्स निकालना है। तो Q1, Q2, Q3। अब तुम कैपिटल Q1, Q2, Q3 भी मान सकते हो, तुम्हारी मर्जी, मैं कैपिटल ही मान लेता हूँ क्योंकि फॉर्मूला में मैंने कैपिटल लिख रखा है, ठीक है। और इसको हम अपना क्वांटाइल देंगे, तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा स्टैटिस्टिक, क्योंकि स्टैटिस्टिक नाम के मॉड्यूल के अंदर ही हमारा क्वांटाइल्स है। स्टैटिस्टिक स्पेलिंग सही है ना, ST, ठीक है। अब ST के अंदर ही हमारा क्वांटाइल्स है और इस क्वांटाइल में हमें लिखना पड़ता है हमारी सैलरी। देखो क्वांटाइल की स्पेलिंग गलत हो गई है, क्वांटाइल तो एक बार इंपोर्ट तो हुआ है ना, यहाँ पे देखता हूँ टैब प्रेस करके, क्वांटाइल्स है, एस लगा हुआ था, स्पेलिंग सही लिखा था, लास्ट में एस नहीं लिखा था। ओके, सो सिंपली गोइंग टू मेंशन सैलरी हियर, ठीक है। अब इसको मैं हटाता हूं और यहाँ पे देखो Q1 लिखूंगा तो कुछ वैल्यू आएगी, ये हमारा फर्स्ट है Q1। Q2 जो है हमारी, इससे बड़ी वैल्यू आएगी और Q3 सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। देखो ये 3 हमारे डेटा पॉइंट्स निकल के आए, इसको पहले
असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, फिर Q1 Q2 Q3 निकाला गया क्वांटाइल, यानी कि 3 मीडियन निकाले गए और हर एक क्वाड्रेंट में इक्वल नंबर ऑफ सैंपल्स थे। मतलब इन सभी डेटा को अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया और हमारे डेटा को 3 पार्ट में तोड़ दिया गया। इसको Q1 कहा गया, इसको Q2 कहा गया, इसको Q3 कहा गया, और हर एक स्पेस में इक्वल नंबर ऑफ सैंपल्स थे। समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। कौन कौन है? हाँ बोलो भाई। विपिन समझ में आया? जी सर, आ गया आ गया। ओके। वेदांश? यस सर, आ गया। साक्षी? हाँ जी सर। और साक्षी रावत? हाँ जी सर, आ गया। आगे सर आ गया। जानवी सिंह? चलो एनीवेज आगे देखते हैं। अब जो है मैं इस डेटा पॉइंट को रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने Q1 Q2 Q3 निकाल लिया। अब हम मैक्स ट्रेंड सॉरी मीन ट्रेंड को निकालने जा रहे हैं। तो मीन ट्रेंड के लिए हमें क्या चाहिए? क्वांटाइल्स चाहिए। क्वांटाइल्स हम इसी में लिख लेंगे, यहीं पे Q3 और Q1 को हम लिख लेंगे जहां जहां पे है। तो इसी फॉर्मूला को मैं एक्टिवेट करता हूँ। ऑफिस वाले कीबोर्ड में ना, जहाँ पे कंट्रोल मेरा कॉर्नर पे इस कीबोर्ड में है, वहां पे FN बटन दे रखा है, तो मैं बार बार गलती से, इसीलिए मेरा विंडो पॉपअप हो जा रहा है। तो मेन ट्रेंड आया है यहाँ पे। Q1 हमारा इस वेरिएबल में स्टोर्ड है एक वैल्यू, ठीक है, वही यहाँ पे आके रिप्लेस कर लेगा Q1 को, ठीक है। 1.5 खुद ही नंबर है और ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर Q3 माइनस Q1 है। तो अगर मैं मीन ट्रेंड को प्रिंट कराऊंगा तो एक मिनिमम वैल्यू आएगी। कैन यू सी दिस? -1589 दिख रहा है? तो यस इसके सर। बाद यानी कि -1589 से जो छोटा है, जैसे मान लो -1588, सॉरी कौन सा छोटा 90। है? 90। हाँ 90, ठीक है। 90। हाँ भाई हाँ, कंफ्यूज मत हो माइनस में उधर ही जाएगा। तो 89 से छोटा कौन सा हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अगर वो वैल्यू है तो वो हमारा आउटलायर है, उसके ऊपर की जितनी वैल्यू सब आउटलायर है। लेकिन थोड़ा अगर कॉमन सेंस लगा, चलो मैक्स ट्रेंड को निकाल लेते हैं पहले, फिर उसके बाद कॉमन सेंस की बात करेंगे, देखते हैं कौन जवाब देता है इसका। इसका IQ तेज है। यहाँ पे हम मैक्स ट्रेंड निकाल रहे हैं, हम गोइंग टू प्रिंट मैक्स ट्रेंड। तो यहाँ पे मैं मैक्स ट्रेंड लिखूंगा और देखो ये मैक्स ट्रेंड है। इससे ऊपर अगर किसी की सैलरी होगी तो वो मैक्स ट्रेंड की तरफ जा रही है, मतलब आउटलायर है। दोनों एंड के निकल गए ना? अब थोड़ा सोचो और सोच के मुझे बताओ, क्या किसी बंदे को तुम जॉब पे रखोगे और ये बोलोगे कि अच्छा अपने घर से 1589 रुपया लेके आना? ऐसा होगा? नहीं नहीं। सर। MLM में होता है। अच्छा एक और बात, अगर मैं उस बंदे को बोलूं भाई एक काम करो, तो मेरे यहाँ जॉब करो और मुझे महीने का 1 रुपया दे देना, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, तुम दे देना, यानी कि -1 रुपये वो हमें देगा, तो वो काम करेगा तुम्हारे यहाँ? नहीं। तो यहाँ पे हमारा जनरल नॉलेज क्या कहता है कि आउटलायर क्या है? अगर सैलरी का कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं तो सैलरी कभी भी 0 से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग होते जीरो। हैं काम करने वाले, जिनको बस कपड़ा और खाना दे दो तो वो काम कर लेते हैं, है ना? पता नहीं तुम लोगों ने देखा है कि नहीं, लेकिन मैंने देखा है ना? तो ये पॉसिबल है। लेकिन किसी से जॉब करवा के और ये कह देना कि तुम ही अपने घर से पैसा ले आके मुझे देना, तो ये डेटा कुछ ऐसा ही बता रहा है, ये मीन ट्रेंड कुछ ऐसा ही बता रहा है। तो ऐसा जब सिनेरियो होगा तो एज ए डेटा एनालिस्ट आपको सोचना है। लेकिन अगर ये किसी प्रॉफिट लॉस का डेटा होता है, यानी कि फाइनेंस का डेटा होता है प्रॉफिट लॉस का, तो इससे नीचे अगर लॉस जा रहा है तो वो आउटलायर है, वो लॉस अनएक्सपेक्टेड था ऐसा मान के चला जाएगा, ठीक है।
लॉस होती है कंपनी को, लेकिन ऐसा सर लॉस अचानक से हो जाएगा ये अनएक्सपेक्टेड है, डेटा एनालिटिक्स को ये बोलना पड़ेगा। तो वो आउटलायर है, वो या तो गलती से एंट्री हुई है उस नंबर की, या तो अनएक्सपेक्टेड लॉस, कुछ अचानक से आग वाग लग गई, कंपनी ही बंद हो गई, या कंपनी पे भूकंप आ गया, कुछ भी हो गया, उस वजह से ये हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि डेटा एनालिटिक्स रिपोर्ट बनाता है और वो भी थोड़ा थोड़ा फ्यूचर देखता है। ठीक है, कि भाई कंपनी कितना लॉस बियर, मतलब कितने लॉस में जा सकती है, उससे ज्यादा अगर जा रहा तो वो तो नेचुरल डिजास्टर हो गया उसके लिए। ठीक है, कुछ कह रहे थे, बोलो। हाँ सर, ये जो मिन ट्रेंड है और मैक्स ट्रेंड है, ये आउटलायर्स को निकालने में काम आते हैं। हाँ, मतलब इस अगर एक लाइन में खींच दूं और मैं आप लोगों को बोल दूं कि अगर ये फाइनेंस का डेटा होता, कंपनी के प्रॉफिट लॉस का डेटा होता, तो -89 से अगर कोई भी उधर डेटा जा रहा है तो वो मीन ट्रेंड का आउटलायर है। मीन ट्रेंड का आउटलायर है, मतलब एक ऐसा डेटा जो अनडिजरेबल है, उसको लेके अगर एनालिसिस करोगे तो तुम्हारी एनालिसिस खराब हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसे डेटा को निकाल के बाहर फेंक दो, इनको नॉइज आउटलायर ये सब कहते हैं, एनॉमली कहते हैं। उसी तरह मैक्स ट्रेंड, यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे 11969.0, ये दूसरा वाला वैल्यू लिखा है मैंने यहाँ पे। इससे ऊपर अगर किसी को मतलब कि सैलरी दे रहे हो तो वो सैलरी फिर से आउटलायर है, हो सकता है गलत एंट्री हुई हो। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर पैसा ही तो आ रहा है, हम बोल रहे हैं कि पैसा नहीं, पैसा मत देखो, ये देखो कि उसकी वजह से तुम्हारे एनालिसिस तो खराब नहीं हो जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ऐसे तुम्हें मेन ट्रेंड के ऊपर के डेटा को हटाना पड़ेगा। समझ में आ गया कि सर मेन ट्रेंड और मैक्स ट्रेंड कैसे निकलता है? हाँ बोलिए। सर मैं इसमें ऐड ऑन करूं, हाँ बोलो, क्या ऐड ऑन करना? लाइक जैसे कि अगर हम इंडिविजुअल्स की सैलरी चेक कर रहे हैं, तो हम अगर उस पर रिसर्च कर रहे हैं और हमें डाटा कलेक्ट करना है, तो हम हम्म क्या क्या पॉइंट्स रख सकते हैं? हम ये रख सकते हैं कि उसकी हम्म एजुकेशन मैटर करती है सैलरी पे, और उसका एक्सपीरियंस मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई थर्ड पर्सन बोले कि उसकी हाइट मैटर करती है, तो जो हम्म। हाइट है वो एक आउटलायर है, तो अगर हम उसको इंक्लूड करेंगे तो एरर जनरेट करेगा, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हम उसको आउटलायर कहते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर से कल वाली बात याद करनी पड़ेगी। अगर हम किसी बंदे के एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन एक कैटेगोरिकल डेटा में आएगा और उसको आपको 1/10 कोड करना पड़ेगा, मतलब वेटेज देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10वीं हाँ पास हाँ, बंदा बिल्कुल है, बिल्कुल। सोचो थोड़ा लाइक सा जो इसको। भी वो डेटा होगा उसमें 1 या 0 उस नंबर्स पे के फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। हाँ देखो, 10वीं पास अगर कोई बंदा है, कोई बीए पास है या ग्रेजुएट है, चलो बीए पास कर लेते हैं, ठीक है, और कोई पीएचडी करे हुए है, तो इस केस में इनको नंबर भी इनके एजुकेशन के हिसाब से देनी पड़ेगी। जब मैं तुम लोग को मशीन लर्निंग पढ़ाऊंगा तो उसमें एक वोटिंग क्लासिफायर है, उसमें इसी की बात करूंगा फिर से। ठीक है, ये एनसेम्बल लर्निंग में आता है, मशीन लर्निंग एसके-लर्न के अंदर है। तो 10वीं पास का जो बंदा है उसको कम प्रेफरेंस देंगे उसकी एजुकेशन का। मतलब मान लो कि इसको अगर तुम 10 पैसे का इज्जत दे रहे हो, इसको तुम 50 पैसे का इज्जत दे रहे हो, और इसको तुम 1 रुपए का इज्जत दे रहे हो टोटल, मतलब 100% रेपुटेशन है इसकी। इसकी 10 पैसे की रेपुटेशन, इसकी 50 पैसे की रेपुटेशन, ऐसा होता है। तो ये करना पड़ेगा उस केस में, मतलब इस कैटेगोरिकल डेटा को फिर से तुम्हें कैटेगोरिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सोच के एज एनालिस्ट। और मशीन लर्निंग में अगर ये डेटा पहुंचा तो ये करना ही करना है, समझ में आया? उसी केस में ही काम करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा 10वीं पास है तो मुश्किल से 10,000 की जॉब करेगा या 20,000 की जॉब करेगा, मुश्किल से। कोई बीए पास है तो वो 50,000 60,000 तक की जॉब कर सकता है। कोई पीएचडी है तो वो 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख की जॉब कर सकता है पर मंथ। अब तुम्हें इंश्योरेंस बेचना है तो इंश्योरेंस उसी को बेच पाओगी जिसको अवेयरनेस होगी। जो 20,000 रुपये कमा रहा, 10,000 रुपये कमा रहा, वो थोड़ी ना तुम्हारा इंश्योरेंस का ईएमआई भरे।